आप सभी की इच्छाओं को नमन। एक सेठ और उसके 3 बेटे, ये टाइटल है एक छोटी सी कहानी का। आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक बहुत बड़ा सेठ था। उस सेठ के 3 बेटे थे। अब सेठ बूढ़ा हो चला था और वह यह चाहता था कि अपनी जितनी भी कमाई हुई दौलत है उसका उत्तराधिकारी एक बेटे को बनाए। वो एक बेटा कौन सा है और किस में सबसे ज़्यादा अकल है, उसके बारे में जानने के लिए सेठ जी ने बोला कि मैं 3 साल के लिए, जय हो जय हो, 3 साल के लिए मैं बाहर जाऊंगा और 3 साल बाद लौटूंगा। और सेठ का अपना तरीका था चेक करने का कि कौन सा बेटा ज़्यादा अक्लमंद है। तो सेठ जी ने तीनों बेटों को बुलाया। बहुत बड़ी बड़ी उसकी ज्वेलरी शॉप थी, बहुत बड़ा फाइनेंस का व्यापार था। मतलब मान के चलें आज के हिसाब से, उस समय के ज़माने की बात कर रहा हूँ, अदानी अंबानी जैसा सेठ था। अब उत्तराधिकारी, घर का मालिक, तीनों में से किसको बनाया जाए? तो तीनों बेटों को सेठ जी ने अपने पास बुलाया कि बेटा मैं 3 साल की यात्रा पे जा रहा हूँ और तुम्हें परीक्षा देनी होगी और मैं 3 साल बाद डिसाइड करूँगा कि कौन तुम में से मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो तीनों राजी हो गए क्योंकि तीनों बड़े होशियार थे, अक्लमंद थे, बढ़िया थे, स्वस्थ थे। तो तीनों को सेठ जी ने एक एक मन अनाज दे दिया, एक एक मन अनाज दे दिया कि मैं 3 साल बाद आऊँगा तो तब मुझे ये अनाज किस स्थिति में होगा उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तीनों को एक एक मन अनाज दे के सेठ जी निकल गए 3 साल की यात्रा पर, भ्रमण पर। तो एक बेटे ने उस अनाज को तिजोरी में रख दिया क्योंकि सेठों के पास बड़ी बड़ी तिजोरियां होती हैं। तो उस तिजोरी में रख दिया कि सेफ रहेगा, 3 साल बाद निकाल लेंगे। दूसरे बेटे ने एक व्यक्ति को बुलाया और उसे अनाज दे दिया कि ये अनाज ले जाओ और 3 साल बाद मुझे 5 मन अनाज दे देना। तो ले गया एक आदमी, 2 के चले गए। तीसरे बेटे ने क्या किया, किसी किसान के पास गया और एक खेत, एक ज़मीन, एक किला लीज पर लिया। लीज पर बोले तो भैया जो पैदा होगी उसमें से आधा आपका, क्योंकि उनके पास पैसा तो है नहीं, और आधा मेरा, और मेहनत मैं करूँगा और खेत आपका। उसने कहा ठीक है जी। उसने जाकर के वो एक किला में गेहूं बो दिए। अब गेहूं बो दिए तो जो तीसरा लड़का था उसने लीज पर खेत लेके और वो गेहूं बो दिए। सेठ जी 3 साल बाद आया। सेठ जी ने चेक करना शुरू किया कि भाई दिखाओ क्या क्या किया है। तो पहला लेके गया, उसने तिजोरी खोली, बोला जी मेरा तो ये रहा अनाज। तो वो 3 साल में वो अनाज काला पड़ चुका था, सड़ चुका था, धुआं निकल रहा था उसमें से। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छे। दूसरा बोला कि भाई तूने क्या किया उस अनाज का? उसने बोला कि पिताजी मैंने तो फलां आदमी को दे दिया और वो उससे 5 मन अनाज ले लिया इसका। उसने कहा वाह, बहुत बढ़िया किया, अच्छी अकल है तुम्हारे पास। तो तीसरे बेटे के पास पहुंचा तो उसने कहा भाई तू दिखा, तेरा तूने क्या किया? तो उसने बड़ा सा एक हॉल था, उसको खोल दिया और वो पूरा अनाज से भरा हुआ था।
तो उसने कहा भाई ये, तब उसने बताया जी मैंने तो ऐसे किया। तीनों ने उस अनाज को कहीं फेंका नहीं, कहीं बेचा नहीं। तीनों ने उसका अपनी अपनी अकल के हिसाब से उस अनाज का इस्तेमाल किया। लेकिन आपके हिसाब से ज़्यादा प्रोग्रेस किसने की? उसी ने जिसने खेत में बो दिया। हम सभी के पास वही आँख है, वही नाक है, वही मुंह है, वही कान है, वही शरीर है। शक्लें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अकल की अगर हम बात करें, उतना ही जीवन है, उतने ही 24 घंटे हैं हमारे पास। लेकिन इन तीनों सेठ जी के बेटों के हिसाब से, आपके हिसाब से कौन सा बच्चा ज़्यादा अक्लमंद रहा? और सेठ जी ने अपना उत्तराधिकारी तीसरे बेटे को बना दिया कि ये व्यापार करना जानता है, ये समय का सही सदुपयोग जानता है। आप राम राम बेटे, आप अगर होते तो आप क्या करते? अंदर मत जा। आप अगर होते तो आप क्या करते इन तीनों में से? और आप आज हो तो इन तीनों में से किस तरीके की बुद्धि रखते हो? वैसे ही हम पैसा कमा के लाते हैं, उसको तिजोरी में रख देते हैं, तो कुछ दिन बाद उसका धुआं बन जाता है। लेकिन जो उस पैसे को बो देता है, जो उस पैसे को, क्योंकि हर आदमी रोज पैसा कमाता है, जो बो देता है वो अमीर बन जाता है। जो किसी को दे देता है उसको थोड़ा सा फालतू मिल जाता है। राम राम भैया। लेकिन राम राम, सुबह सुबह का वक्त है, लोग अपने अपने कामों पर जा रहे हैं, कोई वॉक कर रहा है। ये हमारे आश्रम के बाहर का दृश्य है। आज हम बाहर बैठ करके आपको स्टोरी सुना रहे हैं। तो यही होता है हमारे जीवन में भी कि हम किस तरीके से जीवन जीते हैं। गरीब और अमीर हमारे फैसले करते हैं हमें, ना कि हमारा भाग्य। हम सब के पास वो सब चीज़ें हैं। धीरू भाई अंबानी भी एक इंसान था, और हमारे अपने पिता वो भी एक इंसान थे। उनको भी शायद धीरू भाई अंबानी को इतना लंबा जीवन नहीं मिला, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हमारे पिताजी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये सब हमारी अकल पर डिपेंड करता है, हमारी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है, हमारी अपने डिसीजन पर डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें, राम राम चचरम, ये सब चीज़ें हमें भाग्य से नहीं मिलती, ये हमारे फैसलों से मिलती है। जो हम फैसला लेते हैं उसी फैसले के हिसाब से हमको ये सब आगे की जीवन प्राप्त होता है। अब ग्राम पंचायत जो है हमारे गांव की और सभी गांवों की, उनका काम क्या है? इसलिए चुने जाते हैं विकास के लिए। अब आपको अपने गांव का विकास दिखाता हूँ, किसी के घर को तोड़ने के लिए नहीं, किसी के यहाँ नुकसान करने के लिए नहीं। अब मैं आपको एक ऐसी झलक दिखाता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया पंचायत के द्वारा। ये मेरा आश्रम है और ये यहाँ पर नाली है। सभी के यहाँ नाली के यहाँ हटा करके सभी ने इस तरीके से बनाया हुआ था, रैंप वगैरह। तो अभी इस रास्ते का उठाव हुआ और सारे गांव के लोगों के घरों के सामने जाल लगा दिए गए, लेकिन हमारे आश्रम के सामने, जबकि सब अपने अपने घरों में खुद आते हैं। मेरे यहाँ तो बाहर के लोग भी आना होता है मेरे आश्रम पे, इसलिए मैंने तो इसको अभी कराया नहीं। अब दिखाते हैं आपको, खाली गलियों के ऊपर भी जाल लगाए गए हैं। ये देखिए, ये खाली गली जा रही है और वहाँ पे देखो आप, बिल्कुल कुछ नहीं है, मकान भी नहीं है, सिर्फ वो है, और ये जाल लगा दिए गए। ठीक है जी। आप जहाँ तक भी जाएंगे हर घर के सामने जाल लगाए जाएंगे, जाल लगाए हुए हैं।
ये देखिए, ये सब जगह जाल लगे हुए, आगे तक आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाल लगे हुए। दूसरा वाकया आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता बने मेरे हिसाब से 6-7 महीने हो गए हैं, और ये एक खांचा, और जालों में भी हो सकता है नए का क्लेम करेंगे। देखिए, ये वही गोपी पहलवान है जो पंचायत में बोल रहा था। पुराने जाल, पुराने कहीं से कबाड़े से वो ला करके और वो लगाया गया है, देखो, है ना। और ये नए का क्लेम करेंगे। ऐसे ही ये सरकार को चूना लगाते हैं। ये देखिए, इतना बढ़िया सामग्री लगाई गई है कि जाल, ये तो यहाँ तो कोई गाड़ियाँ भी नहीं जाती। इधर देखो, बंद ही पड़ा रहता है, ये घास ऐसी खड़े हुई है। तो इसकी हालत देखो। ये हमारे सामने के जाल लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ भी जाल नहीं लगे हुए। ठीक है, जय हो भैया। दूसरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जाल लगे हुए हैं। ये गलियों में भी जाल लगे हुए हैं। ये घरों के सामने, स्पेशल घरों के सामने भी जाल लगे हुए हैं। ये गली वैसे ही जा रही है, इसमें भी जाल लगे हुए हैं। देखो, ये कोई घर नहीं है इस गली में, ये भी जाल लगे हुए हैं। अब ये देखो, ये पिछले 6 महीने से ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पर गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ रोज़ाना निकलती हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ, और ये गाड़ियों की बड़े नुकसान होते हैं। हमारी गाड़ी का भी चैम्बर फट गया था, यहाँ पे 35-40 हज़ार का नुकसान हुआ, और एक दिन टायर भी फट गया था हमारी ऑडी गाड़ी का। तो ये जो काम कराने चाहिए पंचायत को, उसको नहीं करा रहे हैं। ये इसमें गांव वालों का क्या कसूर है जो इस तरीके से जाएं बच बच के? पैदल निकलने तक का रास्ता नहीं है, लेकिन इस रास्ते में ऐसा क्या बजट रुक रहा है? क्या ये ड्यूटी नहीं बनती है? हैं? अब आप देखिए, ये सब घरों के सामने जाल लगे हुए हैं, और ये देखिए, मंदिर के सामने भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सनातन धर्म की पूजा करने वाले लोग हैं। मंदिर के यहाँ भी, इधर भी नाली बनी हुई है, और देखिए उधर भी नाली बनी हुई है, और यहाँ पर जाल नहीं लगा हुआ। ये देखिए, ये हमारे गांव का शिव मंदिर है जिसमें उस दिन पंचायत हुई थी, और देखिए अब यहाँ भागवत भी होने वाली है 18 तारीख से। तो ये ग्राम पंचायत का काम ये होता है, या ग्राम पंचायत का काम किसी के घर को बिगाड़ना होता है? ये क्या है, इसे आप लोग डिसाइड करेंगे। मैं तो अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ, लेकिन आप लोग देखिए, और मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि इस रास्ते के पूरी तरह से इंक्वायरी कराई जाए। कितना बजट यहाँ पास हुआ है और कैसा मटेरियल यहाँ पे लगा है। इसका इन लोगों का क्या कसूर है? इन लोगों ने वोट नहीं दिया? ये इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हम नहीं हैं? जिस धार्मिक स्थल की, जिस सनातन धर्म की बात कर रहे थे, उस सनातन धर्म का मंदिर है, उसको छोड़ दिया गया, उसके यहाँ जाल नहीं लगाया गया है, और हमारे आश्रम को छोड़ दिया गया है। हमारे आश्रम के यहाँ जाल नहीं लगाया गया है। लेकिन पर्सनल जिन लोगों को ऐसे लगता है कि ये हमारे अपने आदमी हैं, सबके घरों के सामने जाल लगे पड़े हैं, और ये पुराना मटेरियल इसमें लगाया गया है, और मांगेंगे आपसे, क्लेम करेंगे नए का। तो इस तरीके से ये लोग जो खून चूसने वाले लोग हैं, इन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए सरकार को, जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से ये लोग इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। देखिए, मेरे आश्रम में हालात देखिए। मैंने जो व्यवस्था बन सकती है वो बना रखी। मैंने जानबूझ के नहीं लगा रखा। क्यों? मैं दिखाना चाहता था आपको इन सब लोगों की करतूत। ये सब लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब ये होती है पार्टीबाजी, ये होता है सारा जो गांव के अंदर विष फैलाना। जबकि हम सब कहीं ना कहीं एक भाईचारे का प्रतीक हैं। हम भाईचारे के साथ इस गांव में रहते हैं, और
दूसरे के घर में आग लगाने के लिए, बाप बेटे के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए फरमान सुना दिए। मैं तो गांव छोड़ के चला जाऊंगा, जा रहा हूं, क्योंकि मैं समाज का सम्मान करता हूं। मुझे गांव ने काला दे दिया है, मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया है। तो ऐसे समाज के अंदर जहां पर अपनी आवाज़ उठाने वाले के साथ कोई ना खड़ा हो, जहां पर सब डरते हों चंद लोगों से, बेईमान लोगों से, करप्ट लोगों से, जिनका कोई आधार नहीं है। तो मैंने कल एक उस पर इंटरव्यू दिया है छोटे से चैनल पे। मैंने उनको बताया है, जो वो बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े वो हैं, वो आकर के हमारे गांव की, जिस दिन मैंने कार्यक्रम किया उस दिन आपने देखा होगा गांव में पानी भरा हुआ था। मेरी हर वीडियो को आप चेक करो, सब में पानी भरा हुआ है। गांव का कितना बुरा हाल है। गांव की जो सरकारी प्रॉपर्टी हैं जिनमें करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, उन पर जा कर के देखिए ना। ये पंचायत का काम क्या है? पंचायत किस लिए चुनी जाती है? पंचायत को सैलरी किस लिए मिलती है? इसीलिए मिलती है ताकि गांव की जो धरोहर है उसका रखरखाव किया जाए। लेकिन गांव की जितनी भी धरोहर हैं, चाहे शमशान घाट पे आप चले जाइए, चाहे चौपालों पे चले जाइए, चौपालों पे जा कर के देखिए, चाहे आंगनवाड़ी केंद्रों पे जाके देखिए, चाहे एक पंचायत भवन बना हुआ है वहाँ पर, चाहे वो कचरे का जो स्थान होता है वो बना हुआ है। आप देखिए तो सही, गांव की एंट्री जहाँ से होती है फतेहपुर से, वहाँ पर हमेशा जो सरकारी स्कूल है, राम राम बेटा राम, जो सरकारी स्कूल है वहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके सारे पैर गंदे हो जाते हैं, उनकी वर्दियाँ गंदी हो जाती हैं। गांव का मेन एंट्रेंस है और वहाँ पर पानी भरा हुआ है। पोखरों की हालतें देखिए। इन लोगों को मिल कर के जा कर के मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, उनको अपनी समस्या गांव की बतानी चाहिए। उसमें एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए कि किडनैपरों के साथ मिल कर के मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, और मैं प्रशासन से भी, जो भी पंचायत विभाग है फरीदाबाद, उनसे भी अपील करूंगा कि हमारे गांव का मुआयना किया जाए और ये कारण पूछा जाए पंचायत से कि जो हमारा शिव मंदिर है जहाँ पर अभी कावड़ भी चढ़ी है, उसके सामने जाल क्यों नहीं लगा? मेरे आश्रम के सामने जाल क्यों नहीं लगा? क्या ये जो प्लॉट नंबर है ये गांव के अंदर नहीं आता, गांव के सीमा से बाहर आता है? जो मेरे चारों तरफ जाल लग गए, घरों के अंदर लग गए, ऐसी गलियों में लग गए जहाँ पे एक भी घर नहीं है, जहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वहाँ भी जाल लग गए। ये पुराने जाल लगाए जा रहे हैं पुराने। मैं देखिए, ये हमारे आश्रम के सामने बिल्कुल लगा हुआ है। तो क्या पुराने के पैसे देती है सरकार? इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के जितने भी विकास कार्य हुए हैं इस पंचायत में, उसका एक एक रुपए का हिसाब, क्योंकि ये गांव का पैसा है। आपको तो सैलरी मिलती है, जितने भी पंच हैं, सरपंच हैं, दूसरे लोग हैं, फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? जो मटेरियल लगना चाहिए वो मटेरियल क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, मतलब इनकी हालत देखिए, इनकी जो ये आपकी नालियाँ हैं, इनमें बिल्कुल मटेरियल नहीं लगाया गया, बिल्कुल सीमेंट नहीं लगाया गया। जय हो इंस्पेक्टर साहब की। ठीक हो भाई? वाह, ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं और अब ड्यूटी जाएंगे भगवान की पूजा करने के बाद। ये बच्चे साइकिल चला रहे हैं। तो ये जो इस तरीके का कार्य है, इस तरीके का जो सोच है, ये केवल सोच के ऊपर ही है। सरपंच तो पीछे, मैंने सारे सरपंचों का सम्मान करता हूँ। मैं हर बार गांव-गांव जा कर के शॉल उड़ाता हूँ, उन्हें अपनी संस्था की तरफ से भी कुछ भेंट देता हूँ। तो 2016 से हमने ये शुरुआत करी थी और फिर ये राउंड 22 में आई थिंक ये पंचायत दूसरी बनी, 7 साल बाद 22 या 23 में आई थिंक ऐसे ही था। तो तब भी जा कर के हमने, राम राम भैया राम राम, ये देखो ड्यूटी जा रहे हैं, कोई दूध ला रहा है, सब अपने अपने काम पे, कोई घूम के आ रहा है। आज हम अपने आश्रम के बाहर बैठे हैं अपनी चौतरी पे।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक गांव है भीखू नंगला। भीखू नंगला के सरपंच मेरे नाम राशि राजेंद्र जी रहे और क्या विकास किया उन्होंने। और मुझे पता चला था कि वो हरियाणा में नंबर 1 का उनको अवार्ड मिला। वो भी एक सरपंच थे और ये लोग भी एक पंचायत है, वो भी एक पंचायत थी। तो ये विल पावर होती है। ये जो मैंने कहानी सुनाई उसी की तरह है कि कोई बो देता है और कोई तिजोरी में रख देता है। तो जो तिजोरी में रखते हैं उसमें धुआं उठ जाता है। तो मैं पंचायत से भी अपील करूंगा कि अपने काम को करें। और ये जो लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं, जो नुकसान हो रहा है, और जबकि ये वहाँ तक कम से कम आधा किलोमीटर तक ये कॉलोनी बसी हुई है, देखिए आप वहाँ तक देखिए। और इसमें गलियां हैं, घर हैं दोनों साइड में आगे जा कर के। तो कितने लोग यहाँ पे रोज ट्रैवल करते हैं। और ये कम से कम 6 महीने पहले ये रास्ता बना है और 6 महीने से ये केवल ये नाली नहीं बनाई जा रही है। मैं तो कहूँगा ग्राम पंचायत को कि इस नाली को बनाएं, आप ग्राम के विकास पर ध्यान दें। ठीक हो बेटा, राम राम। तो गांव के विकास पर ध्यान देने की बजाय आप क्या कर रहे हो, राजनीति खेल रहे हो हैं। अरे हम तो फकीर हैं, हमसे कौन राजनीति करेगा। हम तो झोला उठाएंगे और गांव से चले जाएंगे आपके फरमान के अनुसार। हमारा क्या है, हम तो जाकर के किसी पेड़ के नीचे फिर से जिंदगी शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोग कहाँ जाओगे जब आपकी बारी आएगी। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या गांव में किसी का घर है, किसी का आश्रम है, किसी की ज़मीन है, उसको कोई भी आदमी ये फैसला सुना देगा क्या बगैर अपराध के कि गांव से बाहर निकालो, गांव को छोड़ के जाओ? सुना देगा क्या? जब मेरे जैसे आदमी को ये लोग गांव से भगाने का फरमान सुना सकते हैं तो आपका क्या होगा जनाबे आली। आप भी तो इसी गांव में रहते हो। आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए मैं तो लड़ता रहूंगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। गांव में रह के लड़ूं या गांव के बाहर रह के लड़ूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी गांव के बाहर ही रहता हूं। रही मेरी फैमिली की बात, तो मेरी फैमिली में हैं कौन? हमारी महामंडलेश्वर जी हैं, वो मोस्टली मेरे साथ जाती हैं। मेरे 2 बेटे हैं, वो यहाँ जो दादी की सेवा करते हैं वो फरीदाबाद में दादी को रख के सेवा कर लेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम दोनों आश्रम पर रह लेंगे, अपने पे मध्य प्रदेश रह लेंगे, वहाँ भी हमारा सिस्टम है। राजस्थान में रह लेंगे और भारत के जिस कोने में जाएंगे वहीं हम रह सकते हैं, क्योंकि हम तो फकीर हैं, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन आप सब तो घर परिवार वाले हो, ड्यूटी जा रहे हो, और आपका खून पानी बन चुका है क्या? मतलब इतना बड़ा जुल्म हो रहा है एक आदमी, एक संत के ऊपर जो लीगली संत है। संत का पैमाना, सनातन धर्म के ठेकेदार ये लोग हैं या हम हैं, जो हम सनातन धर्म का झंडा लेकर के, ध्वजा लेकर के जो कार्य कर रहे हैं, जो समाज के अंदर बदलाव का काम कर रहे हैं। ये सनातन धर्म का पैमाना बता रहे हैं, ये हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। गांव का विकास पे ध्यान देना चाहिए ग्राम पंचायत को, या किसी के पर्सनल भी इतना पर्सनल परिवार की बात नहीं है, बाप बेटे के मामले में, बाप बेटे का मामला है, किडनैपरों को बचाने का मामला है। किडनैपरों के साथ लगे हुए हैं ये लोग। बताओ, मेरे ही बाप को किडनैप किया गया 10 महीने पहले, और मेरे ही बाप के किडनैपरों के साथ मिल करके ये इस तरीके से मेरी बेइज्जती की गई, मुझे डराया गया, मुझे धमकाया गया, मेरे ऊपर हमला किया गया पंचायत में बुला करके। और जब मैं वो कर रहा था, आपका क्या बोलते हैं, यात्रा कर रहा था, गांव की परिक्रमा कर रहा था, क्या मंदिरों पे रोटी देना, क्या गायों को रोटी देना, क्या मछलियों को रोटी देना ये गुनाह है क्या? क्या अपने गांव की परिक्रमा करना ज्योति जला करके ये गुनाह है क्या? मेरी गाड़ी रोकी गई, मेरे बेटे से अपशब्द बोले गए, वहाँ पर कई लोगों के द्वारा उस गाड़ी को रोका गया। और जो मेरे अपने कज़न, मतलब जिनको मैं अपना कह सकता हूँ, मेरी मौसी का लड़का जो गाड़ी में बैठा था, उसको हाथ पकड़ के बाहर खींचा गया गाड़ी से और मेरे बेटे से बदतमीजी करी गई। मुझे
वहाँ पर रोकने की कोशिश की 100 लोगों की भीड़ ने, जो कि वीडियो में है हर चीज़। और जो हमारे यहाँ हरकत हुई उसके बाद वो सारी सीसीटीवी में कैद है। हमारे यहाँ चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगा हुआ है। तो सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो सबूत हैं, हम तो बगैर सबूत के बात नहीं करते। हम तो गांव छोड़ के चले जाएंगे। आप लोग इस गांव में खूब रहना, ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो फ़कीर आदमी हैं, बता दिया आपको। और ये हर घर के सामने आपको जाल मिलेगा, वहाँ तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी सब पे जाल लगे पड़े हैं। केवल 2 ही स्थान बचे हुए हैं। एक तो हमारा आश्रम, ये देखिए, ये हमने अपने पैसे से इतना सुंदर बनाया हुआ है एंट्रेंस हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी हालत देखिए। और वैसे ही मैंने आपको शिव मंदिर पे दिखाया, शिव मंदिर की हालत भी इसी तरीके की है। शिव मंदिर पे भी जाल नहीं लगा हुआ। तो ये ग्राम पंचायत से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इसके कारण तो बताएं, ये क्यों नहीं जाल लगे गए। और हमारे जो सरकारी दफ्तर हैं, ये लोग क्या ऑफिसों में बैठने के लिए काम करते हैं? इनकी ड्यूटी नहीं है कि गांव में जाके चेक किया जाए कि गांव में किस तरीके की हरकतें चल रही हैं, गांव के अंदर किस तरीके का विकास हो रहा है, यहाँ कितनी गाड़ियाँ, जय हो इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ टूट चुकी हैं। यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ रोज़ निकलती हैं इस खांचे में। और ये खांचा जब से ये रास्ता बना है, यहाँ पे पता करें लोगों को, मेरी बात ना माने, ये कितने दिन पहले ये रास्ता बना और कब से ये खांचा पड़ा हुआ है, किस लिए पड़ा हुआ। मेरा टायर फट गया ऑडी का, मेरी अल्टो गाड़ी का चैम्बर फट गया, यहाँ पे 35,000 रुपये इंजन में लगे हैं। लेकिन हम किसको कहें, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अब हमारे पास टाइम ही टाइम है। अब हम गांव को भी छोड़ के जाएंगे और इन लोगों को ज़रा बताएंगे कि जो सबका पैसा है उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से उम्मीद करूंगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ये फरीदाबाद के जो पंचायत अधिकारी हैं वहाँ तक पहुँचे और पंचायत अधिकारी स्वयं यहाँ आकर के पूरे इसका आकलन करें कि ये क्यों रुका हुआ है ये रास्ता, और ये खांचा किस लिए रखा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कहीं इन मिस्त्रियों से तो इनकी सेटिंग नहीं हो गई है, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता कि भैया गाड़ी टूटेंगी, मोटरसाइकिल टूटेंगे, डॉक्टरों से सेटिंग हो गई हो। देखिए गाड़ी पे गाड़ी निकल रही हैं, बच्चे जा रहे हैं स्कूलों में, इनकी गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई वो गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ के सारे बच्चे, यहाँ गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, और ये देखिए किस तरीके से बेचारे यहाँ पे डर डर के गाड़ी निकालते हैं, है ना। और जब बारिश होती है, जब कितना बुरा हाल होता है। इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ग्राम पंचायत को, ना कि किसी के पर्सनल घर के मामले में इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं तो गांव छोड़ के चला जाऊँगा, और जा रहा हूँ। मैंने तो बोल दिया है, और 1-2 दिन में यहाँ पे लोग आने शुरू होंगे। जो मेरी आश्रम को बेच रहा हूँ, अपनी ज़मीनों को बेच रहा हूँ, प्लॉटों को बेच रहा हूँ, जो भी गांव में मेरा हिस्सा है, उन सब के लिए मैंने तो बोल दिया है प्रॉपर्टी डीलरों को कि मैं सबको बेच के जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप कहाँ जाओगे? आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए भी आवाज़ नहीं उठा रहे। ये चंद लोग, और सब ये कह रहे हैं कि जी इसमें ये कमी है, वो ऐसा कर गया, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। अरे दबे मुंह बोलने से क्या है, अपने अपने अंदर अंदर घुचुर घुचुर करने से मतलब नहीं है। मेरे साथ आइए, और 17 तारीख को मोहना अनाज मंडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके इन सब किडनैपरों का पर्दाफाश करेंगे। और ये जो पंचायत ने मेरे साथ हरकत की है, जो मेरी बेइज्जती की है, जो मेरी कुर्सी छीन ली गई, जो मेरे पर हमला किया गया है, इन सब लोगों को समाज के द्वारा सज़ा दिलवाएंगे। और जब अगर समाज से भी काम नहीं चलेगा तो फिर और बड़े समाज पे जाएंगे, और फिर जब किसी से भी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर लास्ट में हम जाएंगे पुलिस प्रशासन के पास, सरकार के पास, जो हमारी प्रशासन व्यवस्था है उसके पास। क्योंकि हम नहीं चाहते ये हमारा ताना बाना जो चल रहा है, ये समाज सबसे पहली कड़ी है, और समाज के द्वारा ही हमें
इस तरीके से बेइज्जत किया गया है। इसलिए समाज ही इन लोगों को सजा दे, समाज ही इन लोगों के साथ में दुर्व्यवहार जो हमारे साथ हुआ है उसका हिसाब दे। हम तो समाज से ही चाहेंगे, और समाज के अंदर ऐसा नहीं है कि सब लोग करप्ट हैं। आज भी समाज के अंदर अरुण जेलदार जी जैसे बामन पाल के अध्यक्ष, वो खानदानी लोग हैं। उनके पिताजी भी बामन पाल के अध्यक्ष रहे, वो जेलदार परिवार है। तो मुझे जेलदार साहब पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे न्याय देंगे, क्योंकि उनके बड़े किस्से सुने हैं। वो बहुत पंचायतों को निर्णय तक पहुंचा पाए हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप जो गांव के लोग हैं, कम से कम वो मेरे साथ मिलें। वो लोग जो इनके अत्याचार से परेशान रहे हैं, इन लोगों ने जो अत्याचार कर रखा है, पावर मिल गई तो इसका मतलब ये थोड़ी आप मनमर्जी करोगे। और ये ही वो लोग हैं जो पुराना माल लगा करके, ये वही अनपढ़ आदमी है जो ठेकेदार बना हुआ है, गोपी ठेकेदार। ये पुराना वो लगाया हुआ है जाल यहाँ पर। इस पर संज्ञान लें, इनसे एक एक पैसे की वसूली करें। ये धोखेबाज लोग हैं। ये मेरे आश्रम पे क्यों छोड़ा गया है, मंदिर पे क्यों छोड़ा गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये खांचा क्यों छोड़ा गया है? क्या हम लोग टैक्स नहीं देते? ये गांव टैक्स नहीं देता? ये मतलब इस देश का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर इस तरीके की जो यातनाएं दी जा रही हैं इन लोगों को पैरों से निकलने के लिए, यहाँ पर लोग चारा लेके आते हैं अपने पशुओं के लिए, लोग हर तरीके का कार्य करते हैं। और इन लोगों को क्या दे रहे हो आप, क्या कर रहे हो? ये लोग गांव को लूट करके खा रहे हैं, गांव के पैसे को लूट करके खा रहे हैं। तो मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा, और आप अगर न्यायकारी लोग हैं जो मेरे इससे जुड़े हुए हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसमें आपको सच्चाई दिखाई गई है और इस सच्चाई की इंक्वायरी करें। ठीक है साहब, आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। जय हो।